हेलो बाबू, कैसे हो आप लोग। तो आप देख रहे हैं अपना फेवरेट यूट्यूब चैनल फिजिक्स गुरु। आज हम लोग देखने जा रहे हैं वन ऑफ द इंपॉर्टेंट टॉपिक, इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन रेसिस्टेंस। तो ध्यान रहे, इसके पहले भी हम लोग इस टॉपिक को एक बार देख चुके हैं कि प्रतिरोध पर किस किस का प्रभाव होता है। तो इसके पहले हम लोग समझते थे कि हाँ, प्रतिरोध प्रभावित हो जाता है लेंथ बढ़ने और घटने से, एरिया के, क्रॉस सेक्शनल एरिया के। लेकिन आज हम लोग जो देखने जा रहे हैं वन ऑफ द इंपॉर्टेंट होगा, और बोर्ड बेस के लिए भी और कंपटीशन बेस के लिए भी। तो बने रहिए, वीडियो के लास्ट तक समझना है और एक क्वेश्चन आपको मिलेगा जिसे बनाकर भेजना है, तो बिल्कुल आपको समझ में भी आ जाएगा। और याद रखिएगा, कंसेप्ट की चीजें हैं, बिल्कुल इसमें से एक पॉइंट आप इधर उधर नहीं करना, पूरा वीडियो देखना, क्योंकि आप पूरा नहीं देखेगा तब तक समझ में नहीं आएगा। तो देखते हैं, हम लोग स्टार्ट करते हैं कि प्रतिरोध पर ताप का प्रभाव क्या हो सकता है। तो किसमें लेंगे, तो सबसे पहले तो हमको कंडक्टर लेना पड़ेगा, तब ना उसका प्रतिरोध देखेंगे, चाहे ताप का प्रभाव जो भी देखना है। इसके लिए हम लोग सबसे पहले एक कंडक्टर बनाते हैं। तब एक कंडक्टर बना दिए हम लोग। अब इस कंडक्टर में क्या है, तो आप लोग पहले से जानते हैं, इसमें फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। ठीक है, तो फ्री इलेक्ट्रॉन्स बहुत सारे होते हैं। और आप ये भी जानते हैं कि जब नॉर्मल टेम्परेचर होता है एट ए रूम टेम्परेचर, तो जो इसका थर्मल वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन जो होता है, फ्री इलेक्ट्रॉन्स का जो मूव होता है, तापीय वेग जो होता है फ्री इलेक्ट्रॉन्स का, वो कितना होता है, तो वो होता है तापीय वेग 10⁵ मीटर पर सेकेंड। तो ये बहुत हाई ऑलरेडी होता है। और उसके बाद हम लोग ड्रिफ्ट वेलोसिटी देखते हैं। तो क्या हम लोग देखते हैं कि इलेक्ट्रॉन्स और आयनों के मध्य टक्कर जो होता है उसे ड्रिफ्ट वेलोसिटी होता है। तो जैसे ही क्या हो जाएगा कि इसमें टेम्परेचर बढ़ा देंगे, लिपस्टिक हम आपको एक कंसीडर कर रहे हैं कि रूम टेम्परेचर पर इतना है, अब इसमें टेम्परेचर बढ़ाने का प्रयास करते हैं। तो जैसे ही जब टेम्परेचर बढ़ जाएगा, किसके अंदर बढ़ जाएगा, इसके अंदर बढ़ जाएगा, इस कंडक्टर के अंदर बढ़ेगा। तो कंडक्टर के अंदर बढ़ेगा तो स्पीड भी बढ़ जाएगा। तो मतलब जो टक्कर देर देर पर हो रहा था, स्पीड बढ़ने से क्या होता है, अब मान लो कि जो चीजें अब आप आधा घंटा में वहां पहुंचने वाले हैं, अब आधा घंटा में पहुंचने वाले हैं तो बहुत जल्दी पहुंच जाएंगे, इसका मतलब रिलैक्सेशन टाइम भी घट जाएगा। ये सब बातें याद रखना, बहुत कंसेप्ट की चीजें हैं, बाद में तो समझने के लिए एक बार फॉर्मूला लिखेंगे कंप्लीट हो जाएगा, लेकिन ये सब चीजें समझ जाते हैं तो आपके लिए जिंदगी में फायदा होगा। तो रिलैक्सेशन टाइम भी घट जाएगा। क्यों घट जाएगा, अरे जो ऐसे ऐसे चल रहा था, देखो हम पेन को हटाकर, अब जो ऐसे ऐसे चल रहा था और टक्कर हो रहा, क्रमागत टक्कर, कंसेक्यूटिव जो कोलिजन हो रहे थे, तो इसका मतलब क्या है कि यहां से चल रहा था, धीरे 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 जाकर फिर हटा, फिर टकरा। तो ऐसे ऐसे टकरा रहा था, ऐसे ऐसे टकरा रहा था, जिगजैग पाथ पर टकरा रहा था। तो टकराने में अब यहां से धीरे धीरे जा रहा है तो अलग टाइम, तो इसका टाइमिंग ज्यादा लग रहा है। लेकिन अभी पूरा ऐसे ऐसे होने लगे तो बहुत तेज जब चलने लगेगा तो टक्कर भी बहुत तेज होने लगेगा। और जब टक्कर तेज होने लगेगा तो इसका मतलब क्या हो जाएगा कि डिस्टर्बेंस बढ़ जाएगा। तो जब डिस्टर्बेंस बढ़ जाएगा तो क्या हो जाएगा, आयनों और इलेक्ट्रॉनों के मध्य के टक्कर का जब स्पीड बढ़ जाएगा तो उससे प्रभावित हो जाएगा हम लोग का धारा। तो धारा क्या हो जाएगा, तो धारा घट जाएगा। अरे बह रहा था आराम से, अब उसके विरोध में जो टक्कर है वो अच्छा, इलेक्ट्रॉन जो, इसका इलेक्ट्रिक फील्ड इधर होगा, इसका इलेक्ट्रिक फील्ड इधर है और ये इधर है। तो जब टक्कर, जो इलेक्ट्रॉन मूवमेंट है इधर हो रहा है, तो इसका मतलब क्या है कि जब इसका टकराव बढ़ जाएगा तो धारा घट जाएगा। तो जैसे ही धारा घट जाएगा, ध्यान से समझो, ध्यान से समझो, तो धारा अब घटेगा। क्यों घट रहा है, क्योंकि इसके जो टक्कर की संख्या है, टक्कर का जो टाइम है, सारा प्रभावित हो चुका है, टाइम टक्कर का घट चुका है और कॉलिजन बहुत तेज में हो रहा है। तो इसका मतलब कि धारा डिक्रीज कर जाएगा। तो जब धारा डिक्रीज करते हैं उससे क्या होगा, तो ध्यान दो, तो जैसे ही धारा डिक्रीज करेगा तो V बराबर क्या होता था, तो IR, तो I बराबर क्या हो जाता है, तो V/R। इसका मतलब कि I अगर घटेगा, ध्यान से समझो, अगर I घटेगा टेम्परेचर बढ़ने पर, ध्यान रखना ये टेम्परेचर बढ़ाने की बाद की स्थिति कह रहे हैं, जनरल स्थिति नहीं लेना इसको, जनरल स्थिति में तो चलते रहेगा। तो जैसे ही टेम्परेचर आप बढ़ा दिए
अच्छा टेम्परेचर बढ़ा दिए तो सर आप बढ़ाएं लिखेगा, तभी तो हम समझा रहे हैं, इसके बाद हम दोनों फिगर बनाकर लिखेंगे। तो जैसे ही आप टेम्परेचर बढ़ा दिए तो धारा घट जाएगा, तो जब धारा घट जाएगा तो देखो इसके तो इनवर्स में है ये, तो इसका मतलब आर जो है बढ़ जाएगा। तो कंडक्टर में मेटालिक कंडक्टर्स में जब धारा घटता है, जो टेम्परेचर बढ़ता है, तो टेम्परेचर बढ़ने पर जब धारा घटता है तो प्रतिरोध बढ़ जाता है। तब सर इसको पूरा क्लियर समझा दीजिए, दो फोटो अलग अलग करके, एक टेम्परेचर उतना ही रहने दीजिए, एक में बढ़ा दीजिए, तो सही है, हम समझा देते हैं, थोड़ा ध्यान से दीजिए, इसको हटा देते हैं। अभी तक तो आप लोगों को कुछ ना कुछ समझ में लगा होगा कि हाँ कुछ टॉपिक अच्छा आने वाला है, ठीक है, तो देखते रहिए ना, कंसेप्ट पूरा क्लियर कर लेंगे। तो देखो एक और कंडक्टर ले लेते हैं, सेम यही कंडक्टर, ध्यान रखना सेम यही कंडक्टर है। अब कहिएगा सर फिगर तो सेम नहीं आप बना रहे हैं, अरे फिगर भी सेम बनाने का प्रयास करेंगे, ठीक, ऐसा है सेम कंडक्टर। अब सेम कंडक्टर है तो यहां पर जो टेम्परेचर, इसको हटा देते हैं, तो ध्यान से देखो अब समझ में आएगा, बिल्कुल बने रहो, तो समझो थोड़ा सा। अब यहां पर क्या था, तो एट ए रूम टेम्परेचर, तो जो इनिशियल टेम्परेचर था वो है T नॉट, मतलब इसमें कोई बढ़ाया हुआ बात नहीं है, इसमें T नॉट टेम्परेचर है। तो जिस समय T नॉट टेम्परेचर था, शुरू में जो टेम्परेचर था, तो उस समय कुछ प्रतिरोध भी होगा, तो उसका प्रतिरोध जो है वो R नॉट है शुरू में, इनिशियल, दोनों इनिशियल, ठीक है। अब हम क्या करते हैं कि थोड़ा टेम्परेचर बढ़ा देते हैं, तो T नॉट से बढ़ाकर टेम्परेचर, अच्छा T नॉट से बढ़ाकर, तो T नॉट से बढ़ाकर हम T कर दिए, ठीक है। तो T नॉट था शुरू में और बढ़ा दिए, मतलब कुछ चेंज किए, तो जब हम चेंज किए टेम्परेचर तो T नॉट से बढ़ाकर T कर दिए, तो इसका मतलब कि अब प्रतिरोध भी तो आप सुने हैं कि धारा क्या हो जाएगा, घट जाएगा। तो जब टेम्परेचर बढ़ेगा तो धारा घटेगा, तो जैसे ही धारा घट जाएगा तो यहां R जो था, तो प्रतिरोध, धारा न घटेगा, प्रतिरोध तो बढ़ेगा, तो प्रतिरोध बढ़ेगा तो R नॉट से बढ़कर R हो गया। अच्छा, तो इसका मतलब क्या है कि जैसे हम एक एग्जांपल लेते हैं, तो एक एग्जांपल लेते हैं, तो यहां पर रूम टेम्परेचर यहां 27 डिग्री सी था, ठीक है, तो 27 डिग्री सी है। अब हम बढ़ा दिए, तो बढ़ाकर यहां 30 डिग्री सी कर दिए, 30 डिग्री सेल्सियस कर दिए। अब 27 डिग्री से 30 डिग्री हो गया, तो चेंज इन टेम्परेचर कितना हुआ, तो अगर चेंज इन टेम्परेचर देखा जाए डेल टी, अच्छा तो डेल टी का मतलब हो जाएगा कि फाइनल हमारा टी था अब माइनस टी नॉट, इसका मतलब हो गया कि 30 में से 27 घट जाएगा, तो चेंज जो हुआ, चेंज इन टेम्परेचर जो हुआ वो कितना हो गया, तो 3 डिग्री सेल्सियस का हो गया। ये तो क्लियर है। तो उस तरह से प्रतिरोध भी तो चेंज होगा, तो उसका क्या हो जाएगा कि डेल आर डायरेक्टली मतलब बराबर हो जाएगा किसके, तो आर माइनस आर नॉट। ये तो आप क्लियर जानते हैं। अगर टेम्परेचर में चेंज होगा, अगर टेम्परेचर में चेंज होगा मतलब टेम्परेचर बढ़ेगा, टेम्परेचर बढ़ेगा तो प्रतिरोध भी बढ़ेगा। ये तो क्लियर हो गया ना। तो जैसे ही टेम्परेचर के बढ़ने से मतलब T के बढ़ने से, इस T को बढ़ने से मतलब टेम्परेचर के बढ़ने से हमारा R भी क्या हुआ है, बढ़ गया है। टेम्परेचर बढ़ेगा तो प्रतिरोध भी बढ़ेगा। इस चीज को आप लोग डेल T और डेल R समझ रहे हैं, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, तो सबसे पहला इक्वेशन समझने का प्रयास करो, बहुत अच्छा समझ में आएगा। इक्वेशन होगा आपका डेल आर, ठीक है, डेल आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, तो किसके हो जाएगा, डेल आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डेल टी। मतलब कि अगर टेम्परेचर चेंज होगा तो यहां प्रतिरोध में भी चेंज होगा। तो इसको ले लेते हैं इक्वेशन 1। अब दूसरा एक और चीजें हैं जो बहुत ही कॉमन चीजें हैं, आप समझ रहे होंगे।
प्रतिरोध, जो आरंभिक प्रतिरोध है, ये भी चेंज जो प्रतिरोध होगा उस पर निर्भर करेगा। तो क्यों निर्भर करेगा? तो एक बात याद रखिएगा, तो जैसे ही तो जो मटेरियल्स है उसमें जो प्रारंभिक प्रतिरोध है उसी के अनुपात में आगे वाले प्रतिरोध भी चेंज होंगे। तो इसका मतलब क्या है? और ये जो बातें हम समझा रहे हैं ये एक्सपेरिमेंटल वैल्यू है, एक्सपेरिमेंट के दौरान हमको पाया गया। तो डेल आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर नॉट हो जाएगा। इक्वेशन कितना हो जाएगा? 2। तो डेल आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर नॉट, एक डेल आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डेल टी है। तो अब इस दोनों इक्वेशन को हम एक जगह करेंगे। तो जैसे ही दोनों इक्वेशन को एक जगह करते हैं तो डेल आर और यहां क्या हो जाएगा? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर नॉट और ऊपर में हो जाएगा डेल टी। तब तो ये चीजें कॉमन हो गया ना कि सर ये तो बहुत आसान सी बात हो गया कि डेल आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर नॉट, मतलब आप कह सकते प्रोपोर्शनल आर नॉट और डेल टी के। तो क्या प्रोपोर्शनल हटा सकते हैं? बिल्कुल, यही तो हम कह रहे हैं, क्या प्रोपोर्शनल हटाएंगे हम लोग। तो डेल आर, अब प्रोपोर्शनल को इक्वलिटी से चेंज जब करेंगे हम लोग तो इक्वल टू, अब ये कहिएगा सर दोबारा प्रोपोर्शनल आ गया। प्रोपोर्शनल अब नहीं है, इसको अल्फा कहते हैं, प्रतिरोध ताप गुणांक है। तो ध्यान से दीजिएगा, तो इसका मतलब कि डेल आर इक्वल टू हो गया अल्फा और एक और चीज आ जाएगा आर नॉट डेल टी की। तब तो ये चीजें कॉमनली आप लोग यहां तक समझ गए होंगे। तो कहिएगा कि क्या हो गया? तो यही हो गया आपका मेन फॉर्मूला, मतलब ये फॉर्मूला आपका निकलकर बाहर आ गया। तो कहिएगा सर क्या ये फॉर्मूला आपका क्लियर हो गया? इतना ही फॉर्मूला होना है? नहीं, आप लोग की सुविधा के लिए एक और फॉर्मूला हम बनाने का प्रयास करते हैं। बनाने का प्रयास क्या करते हैं? होता ही एक और फॉर्मूला है। तो इसके पिछले बार ही हम आप लोगों को क्या समझा चुके हैं? अब आप कहिएगा पिछले बार कैसे समझाया, अभी याद कैसे रहेगा? ठीक है, तो हम एक बार रिपीट कर देते हैं। आप लोगों को याद होगा डेल टी में बताए थे कि टेम्परेचर चेंज कितना हुआ। तो टेम्परेचर चेंज हुआ, अच्छा तो यहाँ 27 था 30 हो गया, तो 30 में से 27 घट जाएगा तो 3 का। तो इसका मतलब हो गया कि T माइनस टी नॉट डेल टी के जगह पर, और डेल आर की जगह पर कितना होना है? तो R माइनस आर नॉट। तो सर क्या इसमें रख दें? तो हाँ बिल्कुल, आप रखकर इसको बना लें। तो जैसे ही आप रखिएगा तो फॉर्मूला देख लीजिए, आसानी समझ में आ जाएगा। डेल आर की जगह पर क्या रखेंगे? आर माइनस आर नॉट। ठीक है, आर माइनस आर नॉट रख दिए। दूसरा चीजें क्या है? तो हम क्या देखेंगे? अल्फा है, तो अल्फा के लिए हो जाएगा अल्फा, और यहां आर नॉट है तो आर नॉट की जगह पर आर नॉट, और वहां क्या है? तो T माइनस टी नॉट। तो थोड़ा सा छोटा करना पड़ेगा, T माइनस टी नॉट। यहां तक तो आप लोग को बिल्कुल समझ में आ गया होगा। अब आप क्या कर सकते हो वो ये ध्यान दे दो। तो हमको अल्फा बराबर चाहिए। क्यों अल्फा बराबर चाहिए? अरे किसी के बराबर चाहिए, जिसके बराबर चाहिए उसके बराबर फॉर्मूला रखो, लेकिन हम अल्फा बराबर लिख देते हैं। तो अल्फा बराबर क्या हो जाएगा? तो अल्फा बराबर हो जाएगा आर माइनस आर नॉट टी माइनस टी नॉट, और ये रहा आपका कंप्लीट फॉर्मूला। किसी भी क्वेश्चन को अब आप बना सकते हो इसके हेल्प पर। बहुत सारे जगह पर जब आप बहुत सारे बुक देखिएगा तो उसमें अलग अलग चीजें लिख देता है, थीटा माइनस 0, ऐसा बहुत सारे बुक्स में देखिएगा तो कंफ्यूज करता है। ये आपको हम समझाने का प्रयास किए हैं कि स्टेप वाइज, अगर आप वीडियो को अभी तक देख ही रहे हैं, मतलब देखे हैं, तो आपको बिल्कुल क्लियर हो गया होगा कंसेप्ट कि हाँ भाई यहाँ टेम्परेचर चेंज हो रहा है, चेंज इन टेम्परेचर, चेंज इन रेसिस्टर्स, पूरा का पूरा ये फॉर्मूला आपका मेन हो गया। और ये फॉर्मूला तो ये क्या हो गया? ये भी मेन ही फॉर्मूला है, लेकिन याद रखिएगा ये फॉर्मूला इसलिए जरूरत है, ये फॉर्मूला का इसलिए जरूरत है कि यहां पर जब टेम्परेचर मेंशन क्या रहे, प्रतिरोध मेंशन क्या रहे, तो आप निकाल सकते हो। तो अब एक और चीज, सर आप रेसिस्टेंस के लिए बता रहे हैं, क्या रेसिस्टिविटी के लिए भी होगा, रो के लिए भी होगा? बिल्कुल, फॉर्मूला रो के लिए भी होगा। तो आप क्या लिख सकते हैं? तो फॉर रो, हम एक बार में फॉर्मूला लिख देते हैं, ज्यादा नहीं, सेम टू सेम आपको बताए ही
कि ये दोनों के दोनों टर्म्स जो हैं दोनों का क्लियर हम कर देते हैं, तो रेसिस्टिविटी के लिए जब देखेगा अब फिर आप फॉर्मूला ड्राइव करें, नहीं बिल्कुल नहीं, तो हम लोग अल्फा इक्वल टू, तो अल्फा नहीं, प्रतिरोधकता ताप गुणांक का जो होता है इस पर रेटिंग आ जाता है, बार आ जाता है। अब यहां पर क्या हो जाएगा, तो जहां भी आर है वहां रो, तो रो नॉट और ए रो नॉट और टी माइनस टी नॉट, ये फॉर्मूला हो गया किसके लिए, प्रतिरोधकता के लिए। अरे मटेरियल का एक प्रॉपर्टीज होता है प्रतिरोधकता, तो ये बातें तो आप लोग को पिछले ही वीडियो में बता चुके हैं, अगर नहीं समझे हैं तो एक बार और जाकर देख लीजिए ना, प्रतिरोधकता को बिल्कुल कंप्लीट हो जाएगा। तो यहां तक अगर आपको समझ में आ गया तो चाहे तो आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और बिल्कुल ये कंसेप्ट आपका एक एक पॉइंट क्लियर हो गया होगा। तो जैसे ही आपका पूरा पॉइंट क्लियर हो चुका है तो अब हम ध्यान देते हैं, इसको हटा देते हैं पूरा, ठीक है, तो हटा देते हैं इसको, क्लियर। तो अब हम लोग एक क्वेश्चन देखने जा रहे हैं, बहुत इंपॉर्टेंट एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, आपके स्क्रीन पर भी होगा, ऐसे हम पढ़ के आपको समझा दे रहे हैं कि क्वेश्चन को कैसे आप भी पढ़ना उसी तरीका से। तो ध्यान से सुनिएगा क्या क्वेश्चन कह रहा है। किसी हीटिंग एलिमेंट, अच्छा हीटिंग एलिमेंट ठीक है, गर्म होने वाला पदार्थ को कमरे के ताप, अच्छा कमरे के ताप, तो कमरे का ताप तो हम समझ रहे हैं, यहां पर लिखा मेंशन किया हुआ 27 डिग्री सी पर प्रतिरोध 100 है, तो लिखते चलेंगे ना, गिवन क्या क्या है उसको लिखते चलेंगे, ध्यान से। तो कमरे का ताप कहा, तो कमरे का ताप तो इसका मतलब कि टी नॉट शुरू टेम्परेचर, यही इनिशियल टेम्परेचर जो था टी नॉट 27 डिग्री सी है, ठीक है, तो कमरे का ताप 27 डिग्री सी है। अब क्या करता है, उस पर प्रतिरोध, अच्छा याद है आप लोगों को बनाकर बताए थे, मतलब ये दो को बनाए थे और इसीलिए इसको बनाकर समझा रहे थे कि यहां पर जो है ना टी नॉट और यहां पर आर नॉट। अब क्या किया कि इसी चीज को, अब ध्यान से सुना, ध्यान से सुना, तो कह रहा है कि टी नॉट 27 था और आर नॉट जो शुरू का है वो 100 ओम है, ठीक है, 100 ओम है। अब क्या कह रहा है, जब प्रतिरोध को 117 ओम पाया गया, मतलब क्या है, इसको गर्म किया और गर्म करने के बाद, गर्म किया ठंडा किया, इससे हमको मतलब नहीं है, हमको मतलब है कि हाँ कितना हो रहा है। तो जैसे ही गर्म या ठंडा किया तो टी बराबर नहीं जानते हैं, लेकिन आर बराबर हम जान गए कि 117 ओम हो गया। मापा जब तो देखा जो चीजें 100 ओम का था वो 117 ओम का हो चुका है। तो बताना है कि टेम्परेचर, फाइनल टेम्परेचर कितना है, सेकेंड टेम्परेचर, मतलब अब हमारा T बराबर वाट है जबकि R दिया हुआ है। तो ये तीन टर्म दिया हुआ है, ए दिया हुआ है, ए दिया हुआ है, ए भी दिया हुआ है, और एक और चीज दिया हुआ है, इसका ताप गुणांक जो है अल्फा इक्वल टू जो है वो भी दिया हुआ है 1.7 और इंटू 10 टू द पावर -4 डिग्री सी इनवर्स। याद रखिएगा अल्फा का जो यूनिट हो, तो लास्ट में हम लोग लिख देंगे कि अल्फा का यूनिट जो होता है डिग्री सेल्सियस इनवर्स या केल्विन इनवर्स भी कह सकते हैं। तो ये बिल्कुल कंप्लीट। अब आपका फॉर्मूला देखना है, तो जैसे ही आप फॉर्मूला देखिएगा तो फॉर्मूला तो आप लोग को याद होगा ही। तो फॉर्मूला याद होगा, तो फॉर्मूला में क्या होता है, तो फॉर्मूला में होता है अल्फा इक्वल टू, तो अल्फा इक्वल टू क्या है, तो आर माइनस आर नॉट, और यहां पर आर नॉट इंटू टी माइनस टी नॉट। ठीक है सर, इतना फॉर्मूला होता है तो जानते हैं हम लोग। तो हमको क्या मालूम करना है, सो देखो ये हमको टी चाहिए, तो बाकी तो रख सकते हो ना, तो रखो बाकी। तो जैसे ही आप रखोगे तो एक काम करते हैं, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर देते हैं, इसको इधर कर देते हैं। तो जब इसको इधर कर लेंगे तो ये हो जाएगा टी माइनस टी नॉट, और यहां पर हो जाएगा आर माइनस आर नॉट, और ये हो जाएगा आर नॉट अल्फा। इतना तक तो क्लियर है। अब टी तो हम लोगों को मालूम नहीं है, लेकिन टी नॉट हम लोगों को मालूम है 27 डिग्री सी, तो 27 डिग्री सी आई इक्वल टू आर माइनस आर नॉट। तो आर है 117 में से 100 घट जाएगा तो हो जाएगा 17, और आर नॉट, तो आर नॉट हम लोग समझ रहे हैं कि हाँ 100 है, और अल्फा, तो अल्फा भी समझ रहे हैं कितना है 1.7 इंटू 10 टू द पावर -4।
तो आप कहिएगा सर इसको सॉल्व किया जा सकता है? हाँ बिल्कुल सॉल्व किया जा सकता है। याद रखिएगा, एक काम करते हैं, इससे अगर मल्टीप्लाई कर लेंगे 10 से तो 17 हो जाएगा, तो 17 से तो ये कट जाएगा। बिल्कुल आसान समझाने का प्रयास कर रहे हैं। तो जैसे ही अब आप क्या देखिएगा, तो एक और घट जाएगा तो 3 हो जाएगा, तो ऊपर जाएगा तो +3 हो जाएगा। अरे 4 है यहाँ पर, तो 4 है और यहाँ पर 1 है, तो घट ही जाएगा ना, तो 3 हो जाएगा, 3 ऊपर चला जाएगा, इसका मतलब हो जाएगा T-27 डिग्री C और ऊपर हो जाएगा 10⁻³ तो क्या कर सकते हैं हम लोग, तो इसको इधर भेज सकते हैं। तो क्या होगा, सो अब देख लीजिए, तो जैसे ही आप लिखिएगा कि T बराबर, तो 27 इधर माइनस में था, इधर आएगा प्लस में हो जाएगा, तो यहां पहले से ही 1000 है, अब प्लस कितना हो गया 27, तो T बराबर कितना हो गया, तो 1027 डिग्री C। बस यही आपका आंसर। बिल्कुल आसान से समझ में आप लोग को आ गया होगा कि हाँ सर ऐसा इसको बना सकते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 5 में एनसीईआरटी का सॉल्व कर रहे थे, एनसीईआरटी का क्वेश्चन नंबर 5 है जिसको हम सॉल्व किए। इस पर बहुत सारा क्वेश्चन आप लोग को बनाना है, क्वेश्चन नंबर 6, 7, 8, 9 सारा बना सकते हैं, प्रयास तो करके देख लेना एक बार, तो बिल्कुल बन जाने वाला क्वेश्चन है। तो जो क्वेश्चन आपको अभी स्क्रीन पर दिख रहा है उस क्वेश्चन को आप लोग सॉल्व जरूर कर लें, और हम उम्मीद करते हैं कि आप लोग सही आंसर उसका भेज दीजिएगा, और एक बिल्कुल आप लोग को कंप्लीट हो गया होगा, इसमें कोई डाउट नहीं है। तो अब 1 मार्क्स के क्वेश्चन कुछ देख लेते हैं लास्ट में, वीडियो ध्यान से सुनिए। तो यूनिट ऑफ अल्फा, डिग्री C इनवर्स और केल्विन इनवर्स होता है, ठीक है। तो डिग्री C इनवर्स या केल्विन इनवर्स हो गया डिग्री ऑफ अल्फा। एक और चीज है, डायमेंशन इसका क्या होगा, तो डायमेंशन तो आप समझते हैं, इसका H भी ले सकते हैं, टेम्परेचर के लिए T भी ले सकते हैं। एक और चीज है, ध्यान से सुनिए, तो क्या सर तो क्या कंडक्टर में ऐसा होता है, सेमी कंडक्टर में भी सेम होता है, अच्छा इंसुलेटर में भी सेम होता है? नहीं, अब यही चीजें समझना है। तो जैसे ही आप समझने का प्रयास कीजिएगा, तो कंडक्टर में टेम्परेचर बढ़ने से, कंडक्टर में टेम्परेचर के बढ़ने से प्रतिरोध, याद रखना, इसको लिख सकते हो पॉइंट को स्टार देकर लिख सकते हो। अच्छा हम लिख देते हैं, इन मेटालिक कंडक्टर, तो मेटालिक कंडक्टर में क्या होता है, तो ध्यान से सुनना, तो मेटालिक कंडक्टर में टेम्परेचर इंक्रीज होने से आर भी इंक्रीज हो जाता है, टेम्परेचर इंक्रीज होने से आर इंक्रीज हो जाता है और आई डिक्रीज हो जाता है। इसका मतलब कि मेटालिक कंडक्टर के लिए केस लिखा जाए तो इसका मतलब होगा, ध्यान देना, अगर टेम्परेचर बढ़ गया तो जो नया प्रतिरोध आएगा वो पुराने वाले से ज्यादा होगा। ये होता है मेटालिक कंडक्टर का केस, ठीक है, कि इसमें अगर टेम्परेचर बढ़ेगा तो आर बढ़ेगा और आई डिक्रीज कर जाएगा। लेकिन ध्यान देना इस पॉइंट पर, सेकेंड पॉइंट, इन सेमी कंडक्टर, तो इन सेमी कंडक्टर क्या होता है, तो जैसे ही आप सेमी कंडक्टर में देखते हो, तो सेमी कंडक्टर में होता क्या है समझो, अगर टेम्परेचर इंक्रीज किया सेमी कंडक्टर में, तो उसमें ऐसे ही ऑलरेडी धीरे धीरे मूव कर रहा था, थोड़ा फास्ट करेगा, तो इसका मतलब तो उसको और फायदा हो रहा है, तो इसका मतलब इसमें आर जो है वो डिक्रीज कर जाएगा। टेम्परेचर इंक्रीज किया तब प्रतिरोध डिक्रीज कर जाएगा। और एक बात और याद रखिएगा, धारा भी इंक्रीज कर जाएगा। इस बात को बहुत अच्छा से समझ लेना, मेटालिक कंडक्टर के लिए क्या होता है और सेमी कंडक्टर के लिए क्या होता है, इस चीज को बिल्कुल समझ लेना है। और जैसे ही आप यहां नीचे देखिएगा तो ध्यान से देखिए क्या हो जाएगा, तो इसका केस क्या होगा वो समझिए, तो आर और यहां पर क्या हो जाएगा, तो आर और ये ऐसे हो जाएगा,
अच्छा, तो इसका मतलब कि शुरू में ही प्रतिरोध ज्यादा था, जब टेम्परेचर बढ़ गया है तो प्रतिरोध घट गया है। तो ये रहा आपका कंडीशन। और एक क्वेश्चन है जिसको आप लोग बना लेना। तो 2 क्वेश्चन आप लोग को कंप्लीट कर लेना है, और इसके ऊपर हम बहुत सारे क्वेश्चन आपको दे सकते हैं। प्रयास करना, जिन लोगों का आंसर सही आए वो जरूर सेंड करेंगे। तब तक के बाय बाय, स्टे ट्यून। और एक चीजें याद रखिएगा, इसको पूरा बिल्कुल कंप्लीट कर लेना है। बहुत अच्छा से कुछ समझा दिए हैं, अगर आप समझ गए हैं तो कंप्लीट है और आपको कोई डाउट होने वाला नहीं है।